चालू बनो। प्रिय विद्यार्थी, मैं क्रांति सर, इंट्रोडक्शन कोर्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की कक्षा में हम स्टडी करेंगे किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और अगर इस कंडक्टर को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टर के अंदर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का व्यवहार कैसा होगा। तो आइए हम अपने सबसे फर्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आइए हम एक कंडक्टर लेते हैं और इसको हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। ओके विद्यार्थी, ये हमारा कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। विद्यार्थी, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस कंडक्टर के व्यवहार को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि कंडक्टर के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और साथ ही यह इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इस कंडक्टर को रखते हैं तो चार्ज किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले आइए हम कंडक्टर को लेते हैं। कंडक्टर का डेफिनेशन होता है कि ऐसे पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में किस प्रकार होते हैं, इसको समझने के लिए हम एक बर्तन में भरी गैस को लेते हैं। क्लासिकली किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का व्यवहार वैसा ही होता है जैसे किसी बर्तन के अंदर गैस का व्यवहार होता है और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी कहते हैं। तो हमारे पास एक बर्तन है और इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके विद्यार्थी, ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। यदि हम इस गैस के मॉलिक्यूल्स को इक्विलिब्रियम कंडीशन में छोड़ देते हैं तो ये क्या करते हैं? ब्राउनियन मोशन करते हैं, जिसको हम लोग रैंडम मोशन भी बोलते हैं। और ये रैंडम मोशन जो होता है वो इसके टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ओके, अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो और अगर हम किसी एक मॉलिक्यूल पर अपना ध्यान लगा रहे हैं तो हम देखते हैं कि इस एक मॉलिक्यूल्स का मीन डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जिसको हम लोग इस प्रकार डिनोट कर रहे हैं, वो कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, और इसके कारण इसकी जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है या एवरेज स्पीड, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड भी कहते हैं, वो कितनी होती है? 0 होती है। तो यदि कोई कंडक्टर हम लिए हैं तो इस कंडक्टर के अंदर फ्री जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कंडक्टर की परिभाषा ही है कि ये पदार्थ की वह अवस्था होती है या ये वैसे पदार्थ होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो। और फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि ये कंडक्टर जिन एटमों से बने होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। और ये लूजली बाउंड होते हैं, इसका मतलब है कि यह इस पूरे मटेरियल में मोशन कर सकते हैं, फ्री हैं और फ्री गैस के फ्री जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं उस प्रकार से ये पूरे मटेरियल में मोशन कर सकते हैं। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी अधिक नहीं होती है कि यह इस मेटल के पोटेंशियल से बाहर निकल सके। तो मेटल के अंदर ही रहेंगे, उसके सरफेस पर आ सकते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकते हैं। विद्यार्थी, अब यदि हम इस कंडक्टर को लेते हैं तो इस कंडक्टर के अंदर हम फ्री इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्यार्थी, आप जानते हैं कि यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं तो वो फील्ड के विपरीत दिशा में फोर्स कन्फर करता है। तो यदि यह एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हम देखिए, अगर हमने इस पर एक एक्सटर्नल फील्ड E0 अप्लाइड किया है तो क्या होगा कि इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में मोशन करना शुरू कर देंगे और मोशन करते हुए वो क्या होंगे? सरफेस पर जाकर जमा हो जाएंगे। क्योंकि ये सरफेस से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस मेटल के वर्क फंक्शन को पार कर पाए। मतलब जो मेटल की नेगेटिव पोटेंशियल का मान है वो अधिक है देन रिस्पेक्टली इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के, जब हम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत लार्ज हम अप्लाई कर देते हैं, बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो तब उस अवस्था में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाती है कि वो इस मेटल के निगेटिव पोटेंशियल को क्या कर जाते हैं? पार कर जाते हैं। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है वो सामान्य आपने लगाया है, बहुत हाई नहीं है, तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन को जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है, चूँकि इलेक्ट्रॉन को हम एक तरह से फ्री मान रहे हैं और इसकी हम
इसकी टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी हम ले रहे हैं वो टोटल उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में ले रहे हैं। और ये हो गया आपको इस पूरे मेटल प्लेट का पोटेंशियल है। और यहाँ पर आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से क्या है, कम है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस मेटल प्लेट के अंदर, इस मेटल प्लेट में कहीं पर भी मोशन कर सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस पोटेंशियल वेल को पार कर पाएँ। ठीक है, अगर आप हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी अधिक हो जाती है, और यह एनर्जी चूंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में होती है, और उसका मान इस मेटल के पोटेंशियल से अधिक हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, वो इस मेटल से बाहर चले जाते हैं। लेकिन हम उतना ज़्यादा लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए हैं, हम ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे हैं, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे हैं जिससे क्या हो, मेटल ही ब्रेकडाउन हो जाए। तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड E0 अप्लाई किया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फील्ड की विपरीत दिशा में मोशन करते हैं, और मोशन करते हुए वो क्या होते हैं, जमा होने लगते हैं कहाँ, इसके लेफ्ट सरफेस पर। जब इसके लेफ्ट सरफेस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होने लगेंगे तो इसका राइट सरफेस अपने आप कौन से आवेश से आवेशित हो जाएगा, पॉजिटिव आवेश से। क्योंकि शुरू में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई कर रहे थे तो ये पूरा कंडक्टर जो था वो कितना था, न्यूट्रल था, और इसका कुल चार्ज कितना था, 0 था। अगर लेफ्ट सरफेस पर माइनस चार्ज अपीयर हुआ तो राइट पर कितना होगा, प्लस चार्ज अपीयर होगा, क्योंकि हमने इस पूरे कंडक्टर को बाहर से कहीं चार्ज नहीं दिया है, और चार्ज यदि संरक्षित है, कंजर्व है, तो इसका मतलब है कि कुल चार्ज अभी भी कितने होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो लेफ्ट सरफेस पर अगर इलेक्ट्रॉन अपीयर हुए हैं तो राइट सरफेस पर क्या अपीयर हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएंगे। ओके, प्रोटॉन अपीयर नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसी बात नहीं कि वो जो उसका एटम है टूट गया। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ अपीयर हो रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इस साइड आ रहे हैं, तो अपने आप मेटल का जो दूसरा सरफेस होता है वो पॉजिटिव चार्ज प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थी, ये जो मोशन है, ये इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है जो मेटल में लेफ्ट सरफेस की ओर हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहे हैं राइट सरफेस की ओर, ये कब तक होता रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ जाएगा। और इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या होगा, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, चूंकि यहाँ देखिए अगर नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पर अपीयर हो गए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ अपीयर हो गए, तो इस मेटल के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, जिसकी दिशा जो होगी वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत होगी। क्योंकि राइट सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है और लेफ्ट सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक फील्ड लाइन पैदा होंगे, और ये फील्ड लाइन तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक इस अंदर में उपस्थित, जो इसको हम EI बोल रहे हैं, जो इनसाइड है, अंदर में है, इन है, ये EI का मान तब तक बढ़ता रहेगा जब तक वह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को संतुलित नहीं कर देता है। तो संतुलन की अवस्था कब आएगी, संतुलन की जब अवस्था आएगी तो इसका मतलब हो जाएगा EI वेक्टर, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, और अप्लाइड जो हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, वो दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देंगे। मतलब इनका योगफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब EI अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ और प्लस एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उन दोनों का योगफल क्या होगा, 0 हो जाना चाहिए। वेक्टरली एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब देखिए, अगर आप इस कंडक्टर पर गौर करते हैं तो कंडक्टर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर, इस कंडक्टर का कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चूंकि कंडक्टर को मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 में रखा है, और कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर हो गया, वो क्या है, EI है, जो इंड्यूस हो रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के सरफेस पर अपीयर होने के कारण। तो इसका मतलब है इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन होगा, सुपरपोजिशन के कारण इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कंडक्टर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रदान करेंगे। तो क्या हो जाएगा, EC मतलब कंडक्टर बराबर कितना होगा, EI और प्लस में E0, और चूंकि यह है कितना, चूंकि संतुलन की अवस्था में दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, इसलिए आपका कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप कह सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर या कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा।
तो इसका मतलब है कि यदि आप किसी कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो इस कंडक्टर के अंदर का जो भाग होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होते हैं चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं और कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं किसी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह रहे हैं, इंड्यूस नहीं कह रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल फील्ड और इंडक्शन के कारण या चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है उसका सुपरपोजिशन होता है। ओके, तो ये तरीका जो है ये मैनुअली तरीका है। इसमें हमने देखा, हम ऐसा मान रहे हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है क्योंकि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन हमको ये कैसे मालूम है कि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस सरफेस पर हो रहा है, इस सरफेस पर ऐसा ही चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा? इसके लिए आपको जो टॉपिक पढ़नी होती है वो पोलराइजेशन होता है और जो उच्च कक्षा में आपको पढ़ना है, यहाँ आपको पढ़ना नहीं है। तो आपको ऐसे इस मॉडल पर चलना है। लेकिन इसी बात को हम एक अलग मेथड से आपको समझा रहे हैं, ठीक है? चूंकि ये इंट्रोडक्शन कोर्स है तो पोलराइजेशन के बारे में हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी पढ़ेंगे तब हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, बीएससी के लिए। थोड़ा सा गौर करते हैं यहाँ पर, इसको अदर मेथड से भी हम समझ सकते हैं। अदर मेथड विद्यार्थी, यहाँ पर आप देखिए, अगर आपने एक कंडक्टर लिया है और इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट है, तो क्या होंगे, इसके अंदर जो फ्री चार्ज हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चूँकि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होंगे, सरफेस पर अपीयर हो जाएंगे। ओके, और जब सरफेस पर अपीयर होंगे तो लेफ्ट सरफेस नेगेटिव, तो राइट सरफेस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। विद्यार्थी, तो इसके अंदर वाले भाग में कोई फ्री चार्ज रहेंगे? नहीं रहेंगे, अंदर वाले भाग में कोई फ्री चार्ज नहीं रहेंगे। तो फ्री चार्ज अगर ये नहीं रहेंगे और यहाँ पर यदि हम कोई गॉसियन सरफेस खींच रहे हैं इसके अंदर वाले भाग में, यहाँ देखिए हमने क्या कर दिया, गॉसियन सरफेस खींचा। तो गॉसियन सरफेस जब हम खींच रहे हैं तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज कितना है, जीरो है, क्योंकि कोई भी चार्ज इसके अंदर है नहीं, सब सरफेस पर अपीयर हो गया है। तो इसके अंदर वाले भाग में इनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। और जब इनक्लोज चार्ज जीरो होगा तो अगर हम गॉस का नियम अप्लाई करेंगे इस गॉसियन सरफेस के अंदर वाले भाग के लिए, तो होता है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बटा क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। चूंकि क्यू इनक्लोज जीरो है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, और फ्लक्स होता है ई डी ए सरफेस इंटीग्रेशन इक्वल टू जीरो। चूंकि एरिया तो ये गॉसियन सरफेस का एरिया तो जीरो है नहीं, ये एरिया जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये तभी, ये पूरी क्वांटिटी जीरो तब होगी यदि एरिया जीरो नहीं है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो हो। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना होगा, जीरो। और ये जो अंदर वाला भाग है ये कौन सा भाग है, कंडक्टर का ही भाग है ना, तो इसलिए हम कहेंगे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। तो ये दो तरीके हैं जिसको हम समझते हैं। ये तरीके जो हैं ये उतने क्लियर नहीं है जितना ये है, क्योंकि यहाँ पर हमने अपने गॉस के नियम का क्या किया, एप्लीकेशन किया है। ओके विद्यार्थी, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है, जीरो होता है। ओके विद्यार्थी, आइए हम एक कंडक्टर लेते हैं और जैसे अभी हमने जो कंडक्टर लिया है वो कंप्लीटली भरा हुआ है, इसके हर एक भाग में, ये बीच वाला भाग कहीं पर भी खाली नहीं है। लेकिन आइए हम एक ऐसे कंडक्टर को ले रहे हैं जिसके अंदर कैविटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड FIELD, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कैविटी, ठीक है, कैविटी के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ले रहे हैं। चलिए, और ये कंडक्टर के अंदर हम कैविटी ले रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, कंडक्टर के अंदर, फॉर कंडक्टर, ठीक है। तो हमने एक कंडक्टर ले लिया, आप इसका कोई भी साइज ले सकते हैं, कोई रैंडम साइज है, और इस कंडक्टर के अंदर यहाँ एक कैविटी हमने ले ली है। ये कैविटी हो गया, तो इस वाले भाग को हम ऐसे दिखा देते हैं, इसका मतलब है ये वाला भाग जो है वो कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और ये वाला जो भाग है कैविटी है। कैविटी माने समझते हैं, कैविटी का मतलब होता है खोखला, खोखला जगह, ठीक है, जहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे आप
ये वाला, ये आप इस ग्लास को देखिए, ये वाला बीच वाला जो भाग है ये कैसा व्यवहार कर रहा है, कैविटी की तरह है, खोखला है। या दांत में खोड़ रहा होता है ना, तो कैविटी होता नहीं होता, कैविटी जर्म लग गया, कैविटी पेप्सोडेंट करो, ठीक है। या फिर आप देखें कि पेड़ के अंदर खोड़ रहा होता है, खोखला भाग होता है, उसके अंदर तोते जो होते हैं वो रहते हैं, तो ये कैविटी है यहाँ पर। विद्यार्थी अब इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा? विद्यार्थी एक काम करते हैं, चूंकि अभी तो यहाँ पर कोई चार्ज हमने दिया नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं दिया है तो हम कह सकते हैं कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और यहाँ आउटसाइड यदि हम बाहर जा रहे हैं तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो ट्रिवियल सोल्यूशन हो गया, सभी जगह 0 क्योंकि मैंने चार्ज रखा ही नहीं है, तो अभी इसका व्यवहार हमें पता नहीं चल रहा है। एक काम करते हैं, हम इस कैविटी में एक चार्ज रख देते हैं। हमने प्लस क्यों रखा? क्योंकि खाली जगह है, वहाँ हम कोई चार्ज रखेंगे तो वो अपने आप क्या होगा? सरफेस पर पहुँच जाएगा, ये हमने पहले भी आपको पढ़ाया है। बट हम एक काम कर रहे हैं कि इस चार्ज को हम वहाँ पर किसी न किसी तरीके से फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आप एक चिमटा ले लीजिए और चिमटा से यहाँ चार्ज को रख दीजिए और चिमटा से पकड़े रहिए, एक साधारण सा तरीका है ना। या फिर अपने बालों को हम ऐसे रब कर देते हैं और उसके बाद यहाँ हम इसको कैविटी में ऐसे पेन को पकड़े हुए हैं, तो वहाँ पर चार्ज है। तो इस तरह से हमने चार्ज को क्या किया है? अभी फिक्स रख दिया है, ठीक। तो यहाँ हमने प्लस क्यू चार्ज को यहाँ हमने फिक्स रखा है। विद्यार्थी इस वाली थ्योरी से आपने ये सीखा है कि कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है? 0 होता है, चाहे आवेश को आप कहीं रखिए। तो अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं जिसको मैं P कह रहा हूँ, तो यहाँ पर ये कंडक्टर है, चूंकि ये वाला भाग कंडक्टर, ये कैविटी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा, ओके, थ्योरी के अनुसार। अब यहाँ पर अगर यहाँ से इस पॉइंट से हम एक गॉसियन सरफेस खींच रहे हैं और इस गॉसियन सरफेस के अंदर हम अपनी इस कैविटी को रख दे रहे हैं, क्योंकि मैंने ये जो गॉसियन सरफेस खींचा है इस कंडक्टर से खींचा है, इस यहाँ पर हमने नहीं खींचा है, कैविटी के अंदर गॉसियन सरफेस नहीं लिया है, बल्कि हमने इस कंडक्टर से होते हुए हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया है। तो अगर हम यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस को लेते हैं और इस गॉसियन सरफेस पर हम गॉस के नियम को अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रॉम गॉस लॉ क्या हो जाएगा? फ्लक्स इक्वल टू होता है Q इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, हमने ये जो गॉसियन सरफेस लिया है, इस गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना है? 0 है, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस मैंने कंडक्टर के अंदर से लिया है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ हो जाएगा ECDA, E इंटू DA सरफेस इंटीग्रेशन इक्वल टू Q इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, चूंकि हमने यहाँ पढ़ाई की कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो ये टर्म कितना हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। और इसका मतलब है Q इनक्लोज बराबर कितना होना चाहिए? 0। अब यहाँ देखिए, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कह रहा है गॉस का नियम कि इस गॉस का नियम और कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने थ्योरी प्रूफ किया था, इससे हम ये जान रहे हैं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, Q इनक्लोज बराबर 0। लेकिन यहाँ पर तो चार्ज है ना, यहाँ प्लस Q चार्ज है कि नहीं है? तो या तो गॉस का नियम गलत है, या फिर कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने जो एजम्पशंस किया है या जो कैलकुलेशन किया या जो थ्योरी बनाई है वो गलत है, और या फिर ये वाला जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो चित्र बनाया है, इसमें हमने जो बातें दिखाई यहाँ EC बराबर 0, ये गलत है। मतलब हमारी पहले वाली जो थ्योरी है वो गलत है, या तो गॉस का नियम गलत है। अगर गॉस का नियम गलत होता तो इतने दिन से तक चलता नहीं, और किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमेशा 0 होता है, ये भी गलत नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम गलत हैं, हमने चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो गलत है। अगर हम यहाँ प्लस Q चार्ज रख रहे हैं तो इस कैविटी के सरफेस पर अपने आप माइनस Q चार्ज अपीयर हो जाएगा। कितना अपीयर हो जाएगा? माइनस Q। और इसके कारण क्या होगा कि अब देखिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर कुल इनक्लोज चार्ज कितना है? प्लस Q और माइनस Q, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इनक्लोज चार्ज 0 हो जाएगा।
तो यहां देखिए फील्ड लाइन आपको इस कैविटी के अंदर इस प्रकार हो जाएगा। देख रहे हैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज से लग रहा है किधर जा रहा है, निगेटिव चार्ज जा रहा है, हैं? हमको तो यही लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज से किधर जाएगा, निगेटिव चार्ज जाएगा। ओके, अब यहां पर देखिए विद्यार्थी, अगर हम यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, हमने यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दिखा दिया है। चूंकि आपको देखने में दिक्कत होगी इसलिए मैं यहां पर इसको मैं फिर से दिखा रहा हूं, इस कैविटी वाले भाग को मैं दिखा रहा हूं। ये कैविटी थोड़ा सा ऐसा है, जैसा है वैसा ही बनाते हैं। ये कैविटी वाला भाग हो गया। हमने यहां कितना आवेश रखा, प्लस क्यू। गॉस के नियम को सही होने के लिए यहां कितना आवेश आ जाना चाहिए, माइनस क्यू, ताकि हम जिस गॉसियन सरफेस को लिए हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है जीरो होना चाहिए, तो वहां पर इसका मतलब इनक्लोज चार्ज जीरो होना चाहिए उस गॉसियन सरफेस के अंतर्गत। ये हमारा क्या था, गॉसियन सरफेस था पहले वाला जो हमने कंडक्टर के अंदर लिया था, और ये हमारा ये कंडक्टर है। ओके विद्यार्थी, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो प्लस चार्ज से निकलती है, माइनस पर समाप्त हो जाती है। तो कैविटी के अंदर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिख रहा है ना, तो कैविटी के अंदर हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। लेकिन हम इसको चेक करना है, ये हमने कह दिया तो ये सही थोड़े है। हमने कह दिया हमको दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, सरफेस पर निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर क्या होगा, फील्ड लाइन जाएंगे। तो इसका मतलब है कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, इसका मतलब कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो होता है, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो नहीं होता है, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन ये क्या ये सही है, इसको हम चेक करेंगे फाइनली जब, तब ना हम कहेंगे, ऐसे थोड़े कह देंगे। तो आइए हम एक काम करते हैं कि इस कंडक्टर के बाहर एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। ले लिया मैंने, इस कंडक्टर के बाहर मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया। विद्यार्थी, इस कंडक्टर के बाहर जब हम गॉसियन सरफेस लेते हैं तो देखिए तो इस गॉसियन सरफेस पर यदि हम गॉस के नियम लगाते हैं इस गॉसियन सरफेस के लिए, चूंकि मैं यहां मिटा रहा हूं, यहां पर मैं इसको मिटा सकता हूं, आपने समझ लिया होगा, ठीक। क्योंकि आपको तो यहाँ स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इंट्रोडक्शन कोर्स तो केवल समझना है, लेना होगा तो आप कभी से ले सकते हैं। तो अगर आप इस आउटसाइड इस गॉसियन सरफेस को लेते हैं बाहर वाले, तो क्यू इनक्लोज कितना होगा, इनक्लोज चार्ज क्या है। शुरू में मैंने चार्ज कितना रखा था, प्लस क्यू रखा था। हाँ हो सकता है यहाँ माइनस क्यू अपने से अपीयर हो गया, लेकिन शुरू में हमने चार्ज कितना रखा है, प्लस क्यू ना। तो क्यू इनक्लोज कितना है, क्यू। फ्लक्स आउटसाइड, बाहर में, कंडक्टर के बाहर में, फाई आउट इक्वल टू क्यू इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। फाई को लिख सकते हैं ई आउट साइड इंटू डी ए। ई डॉट डी ए होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहां ले रहे हैं, आउटसाइड ले रहे हैं। ये होगा कि नहीं होगा ये अभी हमको मालूम नहीं है, लेकिन मैंने ले लिया है। नहीं होगा तो मिटा देंगे, देखते हैं चेक करके। तो ई आउट डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई आउट इंटीग्रेशन डी ए बराबर क्यू बाई कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा गौर कीजिए, डी ए ये तो जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि गॉसियन सरफेस का एरिया तो जीरो होगा नहीं, तो ये तो जीरो नहीं होगा, ये नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू इन जो हमने चार्ज यहाँ रखा है ये तो रियल है ना, ये तो हमने रखा ही है, तो ये भी जीरो नहीं होगा, और एप्सिलॉन नॉट भी जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब है अगर ये कोई भी जीरो नहीं होंगे तो बाहर में फील्ड कितने होंगे, जीरो नहीं होंगे, बाहर में फील्ड होंगे। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब बाहर में फील्ड होंगे तो यहां देखिए प्लस क्यू यहां है, माइनस क्यू यहां है, तो कैंसिल कर दिया, और क्यू इनक्लोज कितना हो जाना चाहिए, जीरो, और फील्ड कितना होना चाहिए बाहर में, जीरो, जबकि बाहर में क्या है, फील्ड है। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो यहाँ कितना अपीयर हो गया, माइनस क्यू। शुरू में इस कंडक्टर पर कोई चार्ज नहीं था, हमने बाहर से कितना चार्ज इंपोर्ट किया है यहाँ पर, प्लस क्यू। तो इसका मतलब है कि सिस्टम में हमने प्लस क्यू जब चार्ज रखा है तो हमारे पास प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए। कंजर्वेशन का प्रिंसिपल यही कह रहा है कि जितना चार्ज हम रखते हैं वो तो ना तो नष्ट हो सकता है और ना ही बढ़ सकता है। तो हमने प्लस क्यू शुरू में रखा है तो प्लस क्यू हमको मिलना चाहिए, लेकिन प्लस क्यू को माइनस क्यू कैंसिल कर दिया, लेकिन प्लस क्यू हमारे पास होना चाहिए।
तो सरफेस पर अपने आप क्या हो जाएगा, कितना चार्ज अपीयर हो जाएगा, प्लस क्यू। अब देखिए आप चार्ज कंजर्वेशन से इसको देख सकते हैं। शुरू में चार्ज कितना था, क्यू आई बराबर प्लस क्यू हमने रखा था। इंडक्शन के कारण बहुत सारे चार्ज अपीयर हो गए हैं। क्यू एफ बराबर सेंटर में कितना है, प्लस क्यू, कैविटी के सरफेस पर कितना है, माइनस क्यू, और कंडक्टर के सरफेस पर बाहर में कितना अपीयर हुआ है, प्लस क्यू। कट गया तो क्यू एफ बराबर कितना बचा, प्लस क्यू, क्यू आई बराबर प्लस क्यू और क्यू एफ बराबर प्लस क्यू। तो इसका मतलब चार्ज कंजर्व तभी रह सकता है जब इसके सरफेस पर एक चार्ज आ जाए। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर आप कोई कंडक्टर लिए हैं और उसके अंदर कैविटी है, तो कंडक्टर के कैविटी में यदि आप कोई चार्ज रख रहे हैं तो कंडक्टर के इंटरनल सरफेस, कैविटी के बाहर, कैविटी वाले सरफेस और उसके बाहर वाले जो सरफेस है कंडक्टर के, उस पर अपोजिट चार्ज अपीयर होंगे। यहाँ प्लस क्यू मैंने लिखा है तो यहाँ माइनस क्यू, और इसको संतुलित करने के लिए यहाँ प्लस क्यू। क्योंकि यहाँ देखिए प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। इसका मतलब अगर आप किसी कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखते हैं तो वो चार्ज कहाँ अपीयर हो जाएगा, सरफेस पर अपीयर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, प्लस क्यू किसको कैंसिल कर दिया, माइनस क्यू को। तो यहाँ तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर दे रहे हैं, तो चार्ज रह कहाँ रहा है, सरफेस पर। तो इसका मतलब है कि यदि आप किसी कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखते हैं तो वो चार्ज ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो कहाँ अपीयर हो गया है, सरफेस पर अपीयर हो गया है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब थोड़ा सा देखते हैं कि एक सवाल हमारे पास यहाँ रह रहा है, और वो सवाल हमारा क्या है, वो सवाल है हमारा कि इस कैविटी के अंदर फील्ड लाइन होंगे कि नहीं होंगे। चलिए हम फिर से इस चित्र को ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ये हमारी कैविटी है, ठीक है, और ये हमारा कंडक्टर है। ओके विद्यार्थी ध्यान देंगे। विद्यार्थी यहाँ हमने क्या लिखा है, प्लस क्यू, और यहाँ क्या लिखा है, माइनस क्यू। विद्यार्थी थोड़ा सा गौर करते हैं, फील्ड लाइन अगर हम दिखा रहे हैं कि प्लस क्यू से चलेगी और माइनस क्यू पर समाप्त हो जाएगी। ओके, प्लस क्यू से चली, कहाँ समाप्त हो गई, माइनस क्यू पर समाप्त हो गई। ओके, उसके बाद ये देखिए, ये वाला जो भाग है, इस भाग के अंदर क्या है, ये जो भाग है, इस भाग के अंदर आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का मान नहीं होगा। और उसके बाद जो सरफेस पर जो प्लस क्यू चार्ज अपीयर हो रहे हैं, उसके लिए क्या होगा, आपको इस प्रकार से फील्ड लाइन आप खींच लेंगे। परपेंडिकुलर होना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये आपको कंडक्टर के लिए फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कैविटी जो है, कैविटी पर यदि आप कोई चार्ज रख रहे हैं तो वो समस्त चार्ज क्या होगा, उसके सरफेस पर अपीयर हो जाएगा, और ये ऐसा व्यवहार करेगा जैसे इसका जो टोटल जो चार्ज है वो कहाँ पहुँच जा रहा है, उसके सरफेस पर पहुँच जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन को आपको दिखा दिया है। ओके, चलिए क्लियर हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। विद्यार्थी थोड़ा सा हम देखते हैं कि यदि हमारे पास एक हैलो स्फीयर है, तो हैलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, हमने इससे पहले भी हैलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के मान को आपको दिखाया था, वो शून्य होता है। थोड़ा सा हम हैलो स्फीयर को एक नए नज़रिए से देखते हैं। आइए, हमने इस हैलो स्फीयर को लिया है और इस हैलो स्फीयर को मैंने चार्ज कर दिया है। क्या किया है, इसको मैंने चार्ज कर दिया है। ओके विद्यार्थी, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। इस स्फीयर के रेडियस को हम आर मान लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है विशेष तौर पर आप दिखाओ या नहीं दिखाओ, कोई जरूरत नहीं है। आर मैंने मान लिया है, और सिग्मा बराबर हो जाएगा, इस पर अगर क्यू चार्ज हम दे रहे हैं तो क्यू बटा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है। विद्यार्थी, हैलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर से किस प्रकार अलग है?
सॉलिड स्फीयर के अंदर का जो भाग होता है वो भरा होता है और चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसके सेंटर से लेकर और उसके सरफेस तक डिस्ट्रीब्यूट होते हैं चार्ज। लेकिन हैलो स्फीयर्स ऐसे स्फीयर होने चाहिए जिनका सरफेस, जिसके अंदर का भाग तो खोखला हो और इसका जो आवेश होना चाहिए उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और ये जो सरफेस होना चाहिए अत्यंत पतला होना चाहिए, मतलब ये सीट की तरह होना चाहिए, चार्ज सीट। याद आ रहा है आपको जब हम लोग चार्ज सीट ऐसे लिए थे, ये हमारा चार्ज सीट था और इस चार्ज सीट के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सॉलिड हैलो स्फीयर है तो इसका जो सरफेस है अत्यंत पतला है। अगर आप किसी भी सरफेस को देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर है और इसके सरफेस को यदि हम यहाँ देख रहे हैं इस छोटे से अंतराल में, तो हमको ये कैसा दिखता है? आपको नहीं लगता है कि यह एक चार्ज सीट की तरह दिख रहा है? देखिए तो इस प्रकार से एक बार फिर मैं उसको दिखा रहा हूँ। ये आपका स्फीयर हो गया, ये आपका स्फीयर है और इस स्फीयर के छोटे से भाग को आप चुन लीजिए और चूंकि इस पर मैंने चार्ज रखा है तो ये कैसा व्यवहार कर रहा है? लग रहा है कि जैसे एक सीट हो, चार्ज सीट हो। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा ऐसा ही एलिमेंट चुन रहे हैं, चार्ज एलिमेंट मैंने चुन लिया और इस एलिमेंट को मैंने 1 डिनोट किया है। विद्यार्थी चूंकि इस पर चार्ज है, अब इस एलिमेंट को आप देखिए तो नहीं लग रहा है जैसे ये सीट की तरह है ना? चूंकि अत्यंत पतला है तो ये चार्ज सीट की तरह है। तो चार्ज सीट की तरह है तो इसका यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा, जिसको हम डिनोट करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे E1 और इसका मान होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप डायरेक्शन में। ओके, और इतना ही फील्ड, चूंकि सीट है तो उसके दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड फील्ड होते हैं, तो इधर भी तो फील्ड होगा ना, और वो कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर है और बाहर है तो n कैप ले लिया, और ये डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर है अंदर है तो माइनस हमने कितना ले लिया, n कैप ले लिया। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। विद्यार्थी ऐसा ही एक आप सीट एलिमेंट यहाँ चुन लेते हैं और चूंकि ये भी चार्ज्ड है तो यहाँ पर भी क्या होगा, फील्ड कितना होंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए तो परपेंडिकुलर होगा ना सरफेस के, तो इसके भी दो कंपोनेंट, एक राइट और दो होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, राइट कंपोनेंट्स और लेफ्ट कंपोनेंट। ये होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बाहर जा रहा है इस साइड में हमने प्लस n कैप लिया है डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन है इसको सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस हमने कितना ले लिया, n कैप ले लिया। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आप इस पॉइंट पर जो हैलो स्फीयर के अंदर है पॉइंट P ले रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको E1 लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E2 होगा। तो पॉइंट P पर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा रहे हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि यदि किसी बिंदु पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कैलकुलेट करना है तो आप उस बिंदु पर सभी आवेशों के कारण या आवेश के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टरली क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए। मतलब यदि आपको किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो वहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं सबके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो किसको किसको जोड़ेंगे, E1 और E2 को जोड़ेंगे। यहाँ देखिए E2 का मान कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E1 का मान कितना है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ कितना है माइनस n कैप, यहाँ कितना है प्लस n कैप। ये दोनों फील्ड तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट के कारण, ये सेकंड एलिमेंट के कारण ये जो फील्ड है ये बाहर के दिशा में जा रहा है, तो यहाँ तो आ नहीं रहा है ये फील्ड। इस पॉइंट पर कौन से फील्ड आ रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट के कारण अंदर की ओर आने वाला फील्ड और सेकंड एलिमेंट के कारण स्फीयर के अंदर की ओर आने वाला फील्ड, E1 प्लस E2। देखिए तो कितना हो जाएगा, अंदर में फील्ड E1 के जगह पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस n कैप प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 के कारण प्लस n कैप, कैंसल, और कितना होगा 0। तो इससे इस बात को मैंने पहले भी बताया था कि किसी स्फीयर, हैलो स्फीयर के अंदर अगर वो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है, 0 होता है। और यहाँ पर मैंने इसको एक नए तरीके से प्रूफ करके आपको दिखा दिया।
तो यहाँ पर फील्ड क्या है, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ एलिमेंट चुनेंगे, यहाँ एलिमेंट चुनेंगे, यहाँ चुनेंगे, यहाँ चुनेंगे, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब थोड़ा सा गौर करते हैं कि अगर कोई आपसे पूछता है या आपके सामने एक समस्या आती है, ठीक अच्छी बात है, कि इसके सरफेस पर यहाँ पर चूंकि ये चार्ज है तो इस हैलो स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा। ओके, कोई दिक्कत? ये आपसे कोई पूछ रहा है इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा यदि इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और चार्ज कितना है, प्लस क्यू है। तो विद्यार्थी आप जानते हैं कि यदि आर रेडियस का कोई हैलो स्फीयर है और उसके सरफेस पर आप जा रहे हैं तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सरफेस पर निकाला था Q/4πε0 इंटू आर स्क्वायर, जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज। सेल थ्योरम से वो ऐसा व्यवहार करेगा जैसे समस्त आवेश उसके सेंटर पर हो। ये आपने कैलकुलेट भी किया था जब हम गॉस का नियम पढ़ाए थे और उसका एप्लीकेशन कर रहे थे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा जो था वो कूलाम का नियम था और सेकंड एप्लीकेशन जो था वो हैलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मान था। तो यहाँ पर देखिए तो इसको लिख सकते हैं Q/4πR² इंटू ε0। ये क्वांटिटी क्या है, सिग्मा है ना, चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाई ε0, और डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है ये तो आप जानते हैं, तो n कैप आप लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, सिग्मा बाई 2ε0 है कि नहीं, जबकि यहाँ आना कितना चाहिए, सिग्मा बाई ε0। लेकिन अगर आपने पॉइंट P पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके पॉइंट P पर फील्ड कैलकुलेट किया है, तो यदि आप इस पॉइंट को R नहीं मानिए, इस पॉइंट को यदि आप मान लीजिए A मान लीजिए, A पर जो सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कैलकुलेट करना है तो वहाँ पर भी सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा ना। तो हम लिखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एट पॉइंट ए पर। चलिए पॉइंट ए पर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। पॉइंट ए पर यहाँ देखिए ये पहला इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है कितना, सिग्मा बाई 2ε0 इन डायरेक्शन। यहाँ पर जो चार्ज एलिमेंट है उसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। देखिए तो अगर मान लेते हैं यहाँ हम भाग को काट कर हटा देते हैं इस भाग को, तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो तो यहाँ से गुजरेगा ना, अगर यहाँ कोई एलिमेंट नहीं रहता तो इसका मतलब है कि यहाँ एक दूसरा फील्ड भी है E2 बराबर, जो इस एलिमेंट के कारण है सिग्मा बाई 2ε0 n कैप, और यहाँ जो चार्ज एलिमेंट है इसके कारण फील्ड कितना है, E1 बराबर सिग्मा बाई 2ε0। तो पॉइंट ए हमने इसको लिया है, तो पॉइंट ए पर यदि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लेते हैं तो इसका मतलब यहाँ दो फील्ड है और दोनों सेम डायरेक्शन में है। एक है E2 के कारण, एक है एलिमेंट 2 के कारण E2 और दूसरा है एलिमेंट 1 के कारण E1। तो पॉइंट ए पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या हो जाएगा, E एट पॉइंट ए या E एट सरफेस बराबर E1 वेक्टर और प्लस में E2 वेक्टर। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट ए पर E1 E2 कहाँ कौन कौन है, E1 है सिग्मा बाई 2ε0 n कैप, और ये E2 कितना है, सिग्मा बाई 2ε0 n कैप। कितना हो जाएगा, ES बराबर सिग्मा बाई ε0, हाफ हाफ कितना हो गया, फुल हो गया, सिग्मा बाई ε0 n कैप। और देखिए तो ये इसके बराबर है कि नहीं है, आप इसको रख दीजिए, सिग्मा का मान Q/4πr², तो ε0 इंटू r², और वो सरफेस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से आप ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं। और ये जो स्टडी है वो हमने इस स्टडी में हमने क्या किया है, गॉस के नियम को अप्लाई किया और साथ में चार्ज सेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं उसको हमने अप्लाई किया है। विद्यार्थी एक और सवाल यहाँ पर आता है कि बहुत सिंपल सवाल है लेकिन प्रॉब्लम्स बच्चों के लिए काफ़ी कठिन हो जाता है, यहाँ हम इसको समझ रहे हैं बहुत ईजी है, कि अगर आपके पास चार्ज हैलो स्फीयर है, ओके, ये एक सरह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, और इसके सरफेस पर यदि आप कोई होल कर देते हैं, छिद्र बना दिया, तो पूछेगा कि इस होल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है।
इस होल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो विद्यार्थी अगर आपने यहाँ छिद्र बना दिया तो इसका मतलब है कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 जो पहले था यहाँ पर, जब यहाँ पर आपको चार्ज एलिमेंट था, वो कितना हो गया 0, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो चार्ज एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था E2 बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो अभी भी लागू होगा। अगर ये होल वाले पॉइंट को हम ए मान रहे हैं तो पॉइंट ए पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब हम लगाएंगे तो होल में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो होल में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर E1, यहाँ जो एलिमेंट है चार्ज एलिमेंट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर जो चार्ज एलिमेंट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। E1 और E2 को आप क्या करेंगे, सम करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए चूंकि मैंने होल कर दिया है, जब आप यहाँ होल कर देंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ जो एरिया एलिमेंट DA था, जो चार्ज लिया हुआ था, उसको आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो यहाँ चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज जब नहीं है तो यहाँ तो सिग्मा है ही नहीं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस खुद यहाँ पर जो चार्ज एलिमेंट था उसको मैंने हटा दिया है। तो इस चार्ज एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पहले होता था, लेकिन मैंने चार्ज को यहाँ हटा दिया क्योंकि मैं यहाँ होल कर दिया, छिद्र कर दिया है, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाएगा, है होगा नहीं। तो E1 बराबर कितना हो गया 0, E2 बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे ना जी, E1 प्लस E2 0 प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन डायरेक्शन। तो यदि आप किसी हेलो स्फीयर लिए हैं और उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और यदि आप उसमें होल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं, तो उस होल में इलेक्ट्रिक फील्ड केवल उसके अपोजिट डायरेक्शन में, एकदम उसके अपोजिट जो चार्ज एलिमेंट हैं यहाँ पर स्फीयर पर, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड से ही, उसके कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा होल में। और यहाँ पर आप देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इसका मान होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके विद्यार्थी, अगर हम वापस इस छोटे से एलिमेंट्स को, जिसको मैंने छेद करके हटा दिया था, छिद्र जब किया था तो क्या होगा, इस आवेश एलिमेंट को मैंने हटा दिया है। अब यदि इस आवेश एलिमेंट को हम यहाँ से उठाकर और यहाँ वापस रख देते हैं, तो इस आवेश एलिमेंट पर जिसका एरिया कितना है DA है, कितना प्रेशर लगेगा, ये एक सवाल है भाई। इसको यहाँ पर रख रहे हैं तो कितना प्रेशर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस हैलो स्फीयर पर प्रेशर कितना लगेगा, ये हम यहाँ देख रहे हैं। तो इसको हम यहाँ मिटा सकते हैं, यहाँ हम इसको दिखा रहे हैं। तो देखिए प्रेशर कितना होगा इस एरिया पर, तो प्रेशर P बराबर क्या होता है, F और बटा में एरिया DA, चूंकि एरिया कितना है DA है। विद्यार्थी थोड़ा सा गौर करेंगे, F बराबर होता है Q इंटू E बटा DA। इस एलिमेंट को मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, चूंकि चार्ज एलिमेंट है और इसका डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, एरिया कितना है, DA है, ठीक है। यहाँ पर हमको इस चार्ज एलिमेंट पर प्रेशर निकालना है, QE बाई DA। Q बराबर क्या हो जाए, Q इंटू E DA। अब देखिए यहाँ पर चार्ज कितना है इस टुकड़े पर, सिग्मा इंटू DA, और इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और बटा DA, DA कैंसल आउट, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही आपको क्या हुआ, प्रेशर का मान हो गया। अब आप कहेंगे कि सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों लिया है। आप चूंकि यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर इस चार्ज एलिमेंट जो आपने होल किया था और होल करके यहाँ से जो काट कर आपने जो एरिया एलिमेंट हटा दिया था, उस एरिया एलिमेंट को वापस आप यहाँ रख रहे हैं, तो वापस रख रहे हैं तो ये एरिया एलिमेंट जो है ये अपना भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर आपको सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखना था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखना था, लेकिन आपने लिखा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों किया, ये सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। ये इसलिए मैंने किया क्योंकि आप जैसे आप बस में बैठे हैं, ठीक है, और बस हिचकोले खा रही है, इस प्रकार से ऐसे हिचकोले खा रही है, तो हम लोग क्या करते थे, छोटे बच्चे थे तो बस के सीट को, अगर बस लेफ्ट साइड में हिचकोले खा रही है तो हम उसको राइट खींचते थे कि वो हिचकोले खाकर पलटे मत, और राइट में हिचकोले खाती थी तो हम लेफ्ट में ढकेलते थे। हमको लगता था कि हमारे अंदर में ढकेलने खींचने से बस संतुलन में रहेगी, जबकि ये गलत बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि कोई भी बॉडी स्वयं पर तो फोर्स नहीं लगा सकती है, क्योंकि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन।
कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर चार्ज एलिमेंट्स DA ले रहे हैं, जिसको आपने काट कर पहले हटाया था, वापस इसको रख रहे हैं, तो इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ही चार्ज पर फोर्स नहीं लगा सकता है। ये वैसा ही है जैसे आप अपने आप को ही अपने से उठाइए। कोई किसी ने आपने कभी देखा है किसी ने अपने आप को अपने से ही उठा लिया है? नहीं उठा सकता है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो है, अगर ये फोर्स लगाता इस अपने ही एलिमेंट पर, तो ये वैसा ही होता जैसे आप अपने आप को ही उठा रहे हैं। तो E1 अगर हो भी, फिर भी यह फोर्स अप्लाइड नहीं करेगा अपने आप पर, जबकि इस एलिमेंट पर फोर्स कौन अप्लाइड करेगा, एक्सटर्नल एजेंट करेगा। और वो एक्सटर्नल एजेंट क्या है, ये वाला चार्ज एलिमेंट्स है कि नहीं। तो ये वाला जो चार्ज एलिमेंट्स है वो ये इसीलिए मैंने ये वाला जो चार्ज एलिमेंट्स है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मैंने लिया है सिग्मा बाई कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यही इस पर फोर्स अप्लाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी स्फीयर को लिए हैं, हैलो स्फीयर है, और इस हैलो स्फीयर की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उस स्फीयर पर प्रेशर कितना लग रहा है, उस स्फीयर पर एक प्रेशर लग रहा है, मतलब एक फोर्स लग रहा है जो उस स्फीयर को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, लग रहा है कि जैसे ब्लास्ट कर दे। और इस स्फीयर का प्रेशर P बराबर होगा सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपके पास कोई एक स्फीयर है, छोटा स्फीयर है और अत्यंत पतला है, और उसको आप चार्ज करते जाइए, क्या होता है, ब्लास्ट कर जाता है, क्योंकि उस पर जो प्रेशर आरोपित होता है वो सिग्मा के बढ़ने से, डेंसिटी के बढ़ने से, चार्ज के बढ़ने से बढ़ता है, और वो क्या होता है, अपने आप ब्लास्ट कर जाएगा। ऐसा ब्लास्ट कंडेंसर में होता है। अगर आप कंडेंसर को हाई चार्ज करते जाते हैं तो क्या होगा, उसके सरफेस पर इतने चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे कि वो ब्लास्ट कर जाएगा। ऐसा आपने अब जब किसी टीवी रेडियो बनाने वाले मिस्त्री से पूछेगा तो वो कहते हैं कि हाँ, कंडेंसर ब्लास्ट कर जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो विद्यार्थी, कंडक्टर के बारे में जो थोड़ी बहुत आपको समझ बनानी थी वो मैंने आपको यहाँ बना दिया है, ठीक है। और अगले जब हम क्लास में मिलेंगे इंट्रोडक्शन कोर्स के लिए, चूँकि मैं यहीं सही समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि अगला जो हमारा इंट्रोडक्शन कोर्स का जो लेक्चर है वो है कि चार्ज एंड सिस्टम ऑफ चार्ज की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, इन तमाम बातों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो वो हमारा एक तरह से टॉपिक हो गया, तो इसलिए हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित जो आपका अध्ययन का जो पॉइंट्स था, या इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित जो आपको अध्ययन करना था इंट्रोडक्शन कोर्स में, वो मैंने आपको पूरा करा दिया है। कल से हम लोग या नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट हम वीडियो लेकर आएंगे, या नेक्स्ट जब हम क्लास लेक्चर लेकर आएंगे, तो आपको हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, सिस्टम ऑफ चार्ज या चार्ज की एनर्जी, ठीक है। थैंक यू। फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिल रहे हैं। ओके।